So let us now move to the second topic in wave optics, which is interference. इस लेसन में हम सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या है वो समझेंगे। दो डेफिनेशंस देखेंगे जो इंटरफेरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स का। फिर हम ये देखेंगे कि लाइट वेव्स कैसे सुपरपोजिशन करते हैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन इज बेसिकली अगर एक वेव दूसरे वेव से इंटरफेयर करता है और उसकी वजह से जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन द स्पेस अराउंड द टू सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस, उसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बुलाते हैं। सो फॉर इंटरफेरेंस what you need is two sources of light and a screen. So like you can see here, this is the screen. So in interference, as you can see, दो light sources on the left hand side emit light. वो light sources interfere करके right hand side की screen पे धीरे धीरे as you can see alternate bright और dark bands बनाते हैं। यही alternate dark और bright bands को हम interference pattern बुलाते हैं। तो अभी आपने जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखा वो इसीलिए होता है क्योंकि जो दो सोर्सेस हैं उनसे निकलने वाली लाइट वेव्स ऐड या सुपर इम्पोज होते हैं। इस प्रोसेस को हम एडिशन या सुपरपोजिशन प्रोसेस कहते हैं और उसी की वजह से एक नया वेव पैटर्न बनता है। सो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट दो लाइट वेव्स का एडिशन या उनका सुपरपोजिशन। अब इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत जरूरी होता है। दो कंडीशंस बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन ये है कि जो दो सोर्सेस हैं उनसे निकलने वाले वेव्स मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर के होने चाहिए। दैट्स व्हाट मोनोक्रोमैटिक मीन्स। और दूसरा ये है कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट एक नया शब्द है, so let's try to understand what that means. So a coherent source is basically those sources of light जिनसे निकलने वाले वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं और वो सारे वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो होता है या कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। सो दीज आर द टू कंडीशंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो एज एन एग्जांपल, इफ यू कैन सी हियर, इस सोर्स से निकलने वाले लाइट वेव्स, फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है क्योंकि सब लाइट वेव्स का मैक्सिमा भी साथ में हो रहा है और मिनिमा भी साथ में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका फेज डिफरेंस जीरो है। सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो सी दैट इनके जो फ्रीक्वेंसी है ये वेव्स का, ये सेम है। हर वेव जो इस सोर्स से निकल रहा है, सो यू कैन सी अ फ्यू वेव्स ड्रॉन हियर, हर वेव की वही फ्रीक्वेंसी है जो बाकी सारे वेव की है। और ये क्योंकि कोहेरेंट सोर्स की दोनों कंडीशंस को मीट करता है, वी कैन से दैट दिस लाइट इज कोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्स पता चल गया, तो इनकोहेरेंट सोर्स कौन सा होता है? इनकोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स है या तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है या फेज डिफरेंस अलग है या दोनों ही अलग है। सो फॉर इंस्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में जो लाइट सोर्सेस यूज करते हैं लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नाइट लैम्प, ये इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। और क्योंकि ये इनकोहेरेंट है, इनसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इनकोहेरेंट लाइट में लाइक यू कैन सी फ्रीक्वेंसी अलग है और दूसरा हर वेव का मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहा है। इट्स नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सो इसको और अच्छे से समझना है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकोहेरेंट लाइट को कोहेरेंट लाइट में कैसे बदलते हैं। सो हियर यू कैन सी अ नाइस एनिमेशन ऑफ अ लैम्प। अभी अभी हमने देखा कि लैम्प इनकोहेरेंट लाइट वेव्स एमिट करता है। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली अलग अलग फ्रीक्वेंसी और कलर के लाइट्स वो एमिट कर रहा है। तो इस लैम्प को एक पिन होल के थ्रू पास करें, व्हाट बेसिकली स्टार्ट्स हैपनिंग इज वो स्पेशियली कोहेरेंट होने लगता है, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो उसके फ्रीक्वेंसी बेसिकली अलग अलग रहते हैं बट सब सेम फेस वाले वेव्स साथ में आ जाते हैं। सो वो मिडिल सेक्शन है। सो पिन होल का काम है स्पेशली उस लाइट को कोहेरेंट बनाना, बट अभी भी उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। सो सेम अलग अलग वेवलेंथ्स को सेम बनाने के लिए हम एक वेवलेंथ फिल्टर यूज करते हैं।
सो एज यू कैन सी ऑन द राइट मोस्ट साइड, उस वेवलेंथ फिल्टर से जब ये स्पेशली कोहेरेंट वेव्स पास कर रहा है, देन इट फिल्टर्स ओनली वन कलर ऑफ द वेव्स, सारे सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स, एंड हेंस इट बिकम्स कोहेरेंट। सो सबसे पहले हम पिन होल के थ्रू पास करते हैं ताकि सबका फेस सेम हो जाए, तो वो स्पेशली कोहेरेंट हो जाता है। उसके बाद एक वेवलेंथ फिल्टर से पास करते हैं, जिसके बाद वो फुल्ली कोहेरेंट हो जाता है। So let's now do a problem based on what we just studied. So if you read this question carefully, आपको दिखेंगे कि चार इंडिपेंडेंट वेव्स की इक्वेशन दी गई है। y1 equals a1 sin omega t, y2 equals a1 sin 2 omega t, y3 equals a1 sin omega 1 t, and y4 equals a1 sin omega t plus delta। आपको ये पूछा गया है कि जो चार पेयर दिए हैं ऑप्शंस ए बी सी डी में, ऑप्शन ए में 1 और 3, ऑप्शन बी में 1 और 4, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में 3 और 4, इन चारों में से किस पेयर के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न विजिबल होगा। अभी अभी हमने इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशंस पढ़े, सो आई वांट यू टू टेक 2 minutes and solve this problem. So if we look at the main condition for interference to happen, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। तो हम चारों ऑप्शंस में ये देखेंगे कि कौन से सोर्सेस कोहेरेंट है। तो लेट्स टेक वन बाय वन। पहला पेयर है ए 1 और 3। अब 1 और 3 में उनका जो फाई है विच इज द फेज डिफरेंस, 3 का ओमेगा 1 टी है और 1 का ओमेगा टी है। तो फेज डिफरेंस इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू टी। ये फेज टाइम डिपेंडेंट है, हेंस दिस इज नॉट अ कोहेरेंट सेट ऑफ सोर्सेस। ऑप्शन बी में 1 और 4 दिया है, इसमें अगर आप फेज डिफरेंस निकालें, इट इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस ओमेगा टी, तो ये डेल्टा है और इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, हेंस ऑप्शन बी का जो पेयर है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, हेंस इज कोहेरेंट। थर्ड वाले में अगेन ओमेगा 1 टी माइनस 2 ओमेगा टी अगर आप करोगे, जो ऑप्शन है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। और फोर्थ विच इज 3 और 4 का पेयर इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, और क्योंकि ऑप्शन बी में जो फेज डिफरेंस है, दोनों के फेजेस का डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन बी में ही इंटरफेरेंस होता है। सो 1 and 4 exhibit interference. तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होता कैसे है, क्योंकि अब हमें पता है कि कंडीशंस क्या है इंटरफेरेंस के। बेसिक थ्योरी ये है कि वेव्स ऐड होते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने के लिए। तो हम एक लाइट वेव लेते हैं y1 इक्वल a cos ओमेगा t, उसका इक्वेशन अगर ये है तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगी, एक कोसाइन कर्व की तरह, और कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट t1 पर उसकी डिस्प्लेसमेंट हम मानते हैं y1 है। अब जो दूसरा वेव है जो इसके साथ इंटरफियर कर रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है, उसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए कोहेरेंस के लिए, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच का कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसकी इक्वेशन हम मान के चलेंगे a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो उसकी भी इक्वेशन कोसाइन कर्व ही होगी बट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी। अब उसी टाइम t1 पर जब ऊपर वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, नीचे वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा y2। अब ये दोनों ऐड करके ही इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इसका मतलब ये है, अगर इन दोनों को ऐड करना है, सेम पॉइंट t1 पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2। सो इसको मैथमेटिकली कंप्यूट करते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब y1 a cos ओमेगा t है, y2 a cos ओमेगा t प्लस फाई है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट है y1 प्लस y2। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो एट एनी पॉइंट इन द मीडियम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होता है हर इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर सम करो। तो हम वही करने वाले हैं, y इक्वल्स y1 प्लस y2, y1 a cos ओमेगा t है और y2 a cos ओमेगा t प्लस फाई है। So y of the resultant is a cos omega t plus a cos omega t plus phi. अब इसमें a कॉमन ले ले तो मिल जाता है cos omega t plus cos omega t plus phi, जिसका एक्सप्रेशन cos c plus cos d की तरह दिखता है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos c plus cos d is nothing but 2 cos c minus d by 2 cos c plus d by 2।
तो ये लगाएं हम ये एक्सप्रेशन, तो मेरा y बन जाता है 2a cos 5/2 cos ओमेगा t प्लस 5/2। अब ये जो 2a cos 5/2 है, दिस डज नॉट हैव टाइम इन इट, वो टाइम वेरिंग नहीं है, राइट। सो उसको हम लिखते हैं एज a बिकॉज इट हैज नो टाइम इन इट। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y ऑफ द वेव इज a cos ओमेगा t प्लस 5/2। यही है द इंटरफेरेंस पैटर्न का इक्वेशन। a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है विच इज इक्वल टू 2a cos 5/2। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स इंटरफेयर करके कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, वो कंप्लीटली ऐड हो रहे हैं। अब इंटेंसिटी हम जानते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वी स्टडीड दिस इन वेव्स। अब एम्पलीट्यूड हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 2a cos 5/2 है, सो इंटेंसिटी हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, क्योंकि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उसकी एम्पलीट्यूड 2a cos 5/2 होता है, ये हमने देखा है। तो इसका मतलब I मस्ट बी इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर 5/2। सो क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, तो मैं लिख सकता हूं I इज सम कांस्टेंट टाइम cos स्क्वायर 5/2। अब इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए cos स्क्वायर 5/2 1 होगा, क्योंकि cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब cos स्क्वायर 5/2 1 होने के लिए या तो cos 5/2 +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। इसका मतलब 5/2 या तो 0 हो सकता है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब जो फाई की वैल्यू है वो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स प्लस माइनस पाई, 2 टाइम्स प्लस माइनस n पाई ऐसे होगा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा कंडीशन ये है कि जो फेज डिफरेंस फाई है दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में, वो प्लस माइनस 2n पाई के फॉर्म में होता है, जहां पे n कोई भी इंटीजर है। अब हमने वेव्स में पढ़ा है कि अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन वेव्स, हेंस करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 2n पाई। सो द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशन है, या तो कहें हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस 2n पाई है जहां पे n कोई भी इंटीजर है, या हम कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इंटरफेयरिंग वेव्स का वो n टाइम्स वेवलेंथ है, जहां पे n इज एन इंटीजर। सो वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल अगर पाथ डिफरेंस रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देयर आर टू वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड a ही है, and because the phase difference is 0, what basically happens is when they get added, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं and the amplitude of the resultant wave is 2a. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 0 हो जाता है। सो हेंस I जो I नॉट cos स्क्वायर 5/2 था, I को 0 होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब cos स्क्वायर 5/2 0 होगा। अब cos स्क्वायर 5/2 0 होगा कब? जब फाई या तो 0 होगा, प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस 3 पाई, या प्लस माइनस एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फेज डिफरेंस जब प्लस माइनस एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हो जाता है 2n + 1 इंटू पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द path difference must be an odd multiple of lambda by 2, 2n plus 1 into lambda by 2. So destructive interference को अगर आपको देखना है, so there is one wave like this, the other wave जो out of phase है, तो ये दोनों जब add होते हैं, phase difference clearly इन दोनों के बीच का पाई है, तो path difference lambda by 2 है, इनके add होने पर what basically happens is ऊपर का जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे के नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल हो जाता है, एंड द रिजल्टिंग वेव इज 0, राइट। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये वेव्स, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देयर इज नो रिजल्टेंट वेव। एवरी पॉइंट पे देख सकते हैं एम्पलीट्यूड टोटल 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर का एम्पलीट्यूड नीचे के एम्पलीट्यूड का नेगेटिव है। सो क्लियरली इंटरफेरेंस का पैटर्न कुछ ऐसे दिखता है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था। सो द ब्राइट स्पॉट्स आर दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो ब्लैक बैंड्स है स्क्रीन पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले रीजन्स हैं। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर,
राइट हैंड साइड में आपको दो सोर्सेज दिख रहे हैं, S1 और S2। इन दोनों में से वेव्स निकलते हैं। सो ये वेव्स में जो ब्लू कलर पार्ट है और जो रेड कलर पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं, राइट? इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है। सो क्लियरली जहां पे इक्वल फेज वाले इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे ब्राइट होगा। सो रेड और रेड, ब्लू और ब्लू, रेड और रेड जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स पे देयर विल बी बेसिकली अ ब्राइट फ्रिंज। और जहां पे अलग अलग कलर्स के पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एक रेड वेवलेट और एक ब्लू वेवलेट जो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं और पाई फेज डिफरेंस है उनके बीच में, वहां पे डार्क बैंड्स बनेंगे अगर हम स्क्रीन डालें तो। So that's how there are alternate bright bands and dark bands. तो चलिए ये समझते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस कैसे होता है। सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक सोर्स ऑफ लाइट S होता है। देयर इज अ सिंगल स्लिट और इस सिंगल स्लिट का काम है टू क्रिएट कोहेरेंट वेव्स। लाइट जब इस सिंगल स्लिट से पास करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर और कोहेरेंट लाइट सोर्सेस प्रोड्यूस करता है। और उससे निकलने वाला लाइट पासेस थ्रू अ डबल स्लिट एंड देन उससे निकलने वाला लाइट गोज एंड हिट्स अ स्क्रीन और वहां पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखते हैं। सो लेट्स सी इट इन एक्शन। सो एज यू क्लियरली सॉ, सोर्स से लाइट निकला, पास थ्रू द टू स्लिट्स एंड फॉर्म्ड alternate dark and bright bands on the screen. ये जो स्लिट साइज है, उस स्लिट की साइज वेवलेंथ के ऑर्डर में होती है। सो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना होता है उसी साइज का लगभग ये स्लिट का साइज भी होता है। सो लेट्स सी अनदर व्यू ऑफ दिस। सोर्स S है, डबल स्लिट के थ्रू पास करता है एंड स्क्रीन दूर रखा हुआ है। सो सोर्स S से स्लिट्स S1 S2 पे लाइट जाता है और फिर वहां से इट गोज एंड हिट्स अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। इस P का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर हम मान के चलते हैं y, और वो जो दोनों स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं स्मॉल d, विच मीन्स सेंट्रल लाइन से ऊपर का स्लिट d/2 ऊपर है S1 एंड S2 इज d/2 बिलो द सेंटर, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैपिटल D मानेंगे। अब होता क्या है कि S1 और S2 से वेव्स निकलते हैं, वो P तक पहुंचते पहुंचते एक फेज डिफरेंस आ जाता है और उसकी वजह से एक पाथ डिफरेंस आ जाता है विच इज S2P, which is the path followed by light from S2 and minus S1P. S2P minus S1P ही path difference है। अब S2P minus S1P निकालने के लिए सबसे पहले हम S2O2P ट्राइंगल देखेंगे जो रेड में हाईलाइटेड है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज S2P का स्क्वायर इज d स्क्वायर विच इज द बेस एंड y प्लस d/2 द होल स्क्वायर जो उसका ऑल्टीट्यूड है। y प्लस d/2 ऑल्टीट्यूड क्यों है? क्लियरली O2P इज नथिंग बट OP जो y है और OO2 जो d/2 के बराबर है। सिमिलरली मुझे अगर S1P निकालना है तो मैं दूसरा ट्राइंगल देखूंगा, ऊपर वाला S1O1P, उसमें मैं पाइथागोरस लगाऊं तो अगेन आई कैन से S1P स्क्वायर इज d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 द होल स्क्वायर। सो अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, वो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा मुझे। सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हो जाता है d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 द होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 द होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मिलता है मुझे। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करो, इट टर्न्स आउट टू बी 2yd। अब स्मॉल d अगर कैपिटल D से बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि S1P S2P के बराबर है। दोनों कैपिटल D के बराबर ही होंगे, राइट? हेंस आई कैन से दैट S2P माइनस S1P डेल्टा है which is the path difference, and S2P plus S1P for large distances मैं approximately कह सकता हूं 2D के बराबर है। So इसको simplify करके the path difference turns out to be y small d upon capital D. तो in the double slit experiment path difference y small d upon capital D होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना है
पी पे ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है जहां पे एन इंटीजर होता है। नाउ दैट मीन्स वाई एन हैज टू बी, अगर मैं ट्रांसपोज करूं वाई डी बाई डी इज एन लैम्डा, का मतलब वाई है एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो वाई एन इज एन कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो इसका मतलब n इक्वल टू 0 पे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज सेंटर पे आएगा, y नॉट इक्वल टू 0। n इक्वल टू 1 पे दूसरा फ्रिंज आएगा विच इज बेसिकली d लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पे सेंटर से। n इक्वल टू 2 पे दूसरा फ्रिंज आएगा विच इज 2d लैम्डा बाई डी एंड सो ऑन। और सिमिलरली मुझे अगर डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है yd बाई डी मस्ट बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब यह है कि yn डैश जो डार्क फ्रिंज का पोजीशन है वो होगा 2n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2d। तो इसका मतलब जो पहला डार्क फ्रिंज है वो होगा d लैम्डा बाई 2d पे, फिर दूसरा होगा 3d लैम्डा बाई 2d पे एंड सो ऑन। तो द की थिंग टू रिमेंबर हियर इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में yd बाई कैपिटल D इज द पाथ डिफरेंस। ब्राइट फ्रिंज के लिए वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए और डार्क फ्रिंज के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, और उससे आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी एज शोन इन द स्क्रीन। अब हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, कोई भी फ्रिंज कितना मोटा होता है इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो लेट्स टेक अ फ्रिंज पैटर्न लाइक दिस, सेंट्रल पॉइंट डॉटेड लाइन से डिनोटेड है। यहां पे फ्रिंज विड्थ के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज n माइनस 1th फ्रिंज और nth फ्रिंज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही फ्रिंज विड्थ होगा विच इज डिनोटेड बाय बीटा अंडरस्कोर बी। तो बीटा बी इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द nth एंड द n माइनस 1th डार्क फ्रिंज। सो किसी भी फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के पोजीशन डिफरेंस को निकालेंगे। तो अगर मैं इवेल्युएट करूं, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है yn डैश और yn माइनस 1 डैश का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 2n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2d माइनस 2n माइनस 1 प्लस 1 d लैम्डा बाई 2d। ये कंसेक्यूटिव का डिफरेंस है और इसको इवेल्युएट करने पे फ्रिंज विड्थ आता है d लैम्डा बाई d, कैपिटल D इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज विड्थ। सो ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए मैं दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का डिफरेंस लूंगा और वो ये एक्सप्रेशन से मिलता है हमें। सो क्लियरली इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्मॉल d स्लिट का सेपरेशन डिक्रीज होता है, फ्रिंज विड्थ बढ़ता है। अगर मुझे डार्क फ्रिंज विड्थ निकालना है तो मैं nth और n माइनस 1 ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंस लूंगा मैं। सो दैट वुड बी yn माइनस माइनस 1। तो ये हो जाएगा nd लैम्डा बाई d माइनस n माइनस 1 d लैम्डा बाई d। उससे भी सेम ही एक्सप्रेशन आता है, डार्क फ्रिंज विड्थ भी d लैम्डा बाई d ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वली स्पेस्ड ऑन द स्क्रीन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि डार्क फ्रिंज विड्थ और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों का विड्थ सेम है। इट इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। Now the next thing you need to remember is all bright fringe have the same intensity और all dark fringes उनकी zero intensity होती है by definition। So अगर मैं intensity को plot करूं as a function of distance, वो ऐसे वेरी करेगा। सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज होता है, so clearly you can see at the origin there is an amplitude, देन डार्क फ्रिंज आता है, फिर ब्राइट फ्रिंज, देन इंटेंसिटी घटते जाता है, फिर से डार्क फ्रिंज आता है एंड सो ऑन। सो लेट्स नाउ डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट बेस्ड ऑन दिस। तो आपको दिया गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट लैंप्स को यूज करके इल्यूमिनेट करते हैं और हम सेम वेवलेंथ का लाइट एमिट करते हैं। सो क्या आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे? The answer is no, क्योंकि दो डिफरेंट लैम्प्स इवन दो सेम वेवलेंथ लाइट एमिट कर सकते हैं, वो कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। और क्योंकि वो कोहेरेंट हो नहीं सकते, मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन चेंज होते रहता है, इसीलिए यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखता है। इसीलिए दैट्स व्हाई इन आवर होम्स हम कभी स्क्रीन्स पर
इंटरफेरेंस पैटर्न्स नहीं देखते हैं क्योंकि अलग अलग लाइट्स होने के बावजूद द वेव फॉर्म्स आर नॉट कोहेरेंट, इसीलिए यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें दिखता है। लेट्स नाउ डू वन मोर प्रॉब्लम। यंग्स एक्सपेरिमेंट में आपको दिया गया है कि स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, येलो लाइट यूज करते हैं हम 5896 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा अगर स्क्रीन 1 मीटर दूर है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो इस सवाल में हमको सारे पैरामीटर्स दे दिए गए हैं। हमको दिया गया है स्मॉल डी जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, इट इज 2.2 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 2 into 10 to the power -3 meters। लैम्डा 5896 into 10 to the power -10 मीटर है विच इज द वेवलेंथ, एंड कैपिटल डी विच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स वो 1 मीटर है। तो हमको यही 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं। हमने सब कुछ SI यूनिट्स में लिख दिया है और फ्रिंज विड्थ हम जानते हैं होता है d lambda by small d, and that is nothing but the expression that comes out here। और फ्रिंज विड्थ हम कंप्यूट करने पे we see that it is approximately equal to 0.3 mm। तो इन कंडीशंस के लिए 0.3 mm का फ्रिंज विड्थ मिलता है। Let's now do one more problem based on the 5D SE। हमको यहां बताया गया है कि पहला मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा ऑफ अ डबल स्लिट पैटर्न के बीच का डिस्टेंस 7 mm है, स्लिट सेपरेशन 0.15 mm है और स्क्रीन का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है फ्रॉम द स्लिट्स। तो हमको यूज लाइट का वेवलेंथ निकालना है। तो सबसे पहले मैक्सिमा का पोजीशन, पहले मैक्सिमा का पोजीशन y = 0 होता है, हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा होता है। फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन होता है y' is 2n + 1 d lambda by 2d। फिफ्थ मिनिमा के लिए हम n = 4 डालेंगे, so this basically means the position of the fifth minima is 2 into 4 + 1 times d lambda by 2d, जिससे फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन आता है 15 lambda into 10⁻³ मीटर। हमको ये दिया गया है कि y' - y is 7 mm, तो हम ये करें तो 15 lambda into 10⁻³ is 7 into 10⁻³ mm। तो लैम्डा इससे निकलता है 7/15 into 10⁻⁻6 which is 0.467 into 10⁻⁻6 मीटर। तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर निकलता है 467 नैनोमीटर।